नमस्कार। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। खबरों के लिए आपसे निवेदन की यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों के लिए आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आप सब्सक्राइब करते हैं तो हमें हिम्मत होती है सही और सच्ची खबरें आप तक पहुंचाने की, वरना मीडिया में किस तरह की खबरें, किस तरह की झूठी खबरें, किस तरह की भटकाने वाली खबरें आपको दिखाई जाती है, यह आप भली भांति जानते हैं। मीडिया में आपके बच्चों की बेरोजगारी की कोई खबर नहीं, मीडिया में प्रति व्यक्ति आय की कोई खबर नहीं, मीडिया में टोल लेते हुए भी सड़कों की सुरक्षा, सड़कों की समस्या, सड़कों की किस तरह से व्यवस्था है, कहीं कोई खबर नहीं। तो क्या है आज की बड़ी खबरें? राहुल गांधी अभी गुजरात होकर आए और फिर से जाने वाले हैं। असल में गुजरात में कांग्रेस के शहर और जिला अध्यक्षों की ट्रेनिंग चल रही है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रशिक्षण शिविर का उद्घाटन किया था और उसके बाद राहुल गांधी ने बीजेपी को गुजरात की सत्ता से बेदखल करने के उपाय कांग्रेस पदाधिकारियों को बताए थे। बीते 7 महीने में राहुल गांधी 5 बार गुजरात के दौरे कर चुके हैं, जिसमें एक बार कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन में शिरकत करना भी शामिल है। अगला दौरा 18 सितंबर को होने वाला है, जब राहुल गांधी कांग्रेस के शहर और जिला अध्यक्षों से नए सिरे से संवाद करेंगे। प्रशिक्षण का अगला सत्र सवाल जवाब वाला होगा। हाल के दौरे में राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं की जो क्लास ली थी, समझ लीजिए अगली बार टेस्ट लेंगे। कांग्रेस सूत्रों से मिली जानकारी से मालूम हुआ है कि लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी अपनी तरफ से वो हर बात समझाने की कोशिश करेंगे जिस पर अमल किया जाए तो 2027 के गुजरात विधानसभा चुनाव में बीजेपी को कांग्रेस शिकस्त दे सकती है। राहुल गांधी ने नेताओं से आपसी मतभेद भुलाकर कांग्रेस की मजबूती के लिए काम करने की अपील भी की है। राहुल गांधी का पूरा जोर इसी बात पर था कि किस तरह से कांग्रेस को फिर से मजबूत खड़ा किया जाए और लोगों को कांग्रेस की विचारधारा से अवगत कराया जाए। तो बड़ी खबर गुजरात दौरे पर। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने आज से बिहार अधिकार यात्रा शुरू की है। 4 दिन तक चलने वाली यह यात्रा जहानाबाद से शुरू होगी और 20 सितंबर को वैशाली में समाप्त होगी। इस यात्रा के दौरान तेजस्वी यादव ने एनडीए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि लोगों की एक ही शिकायत है, बिहार में भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम भ्रष्टाचार और अपराध मुक्त सरकार देंगे। आरजेडी नेता ने बताया कि बिहार चुनाव के असली मुद्दे पढ़ाई, दवाई, कमाई और सिंचाई है, लेकिन एनडीए सरकार हमेशा इन मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाती है। तेजस्वी यादव ने बताया कि इस यात्रा का उद्देश्य नया बिहार बनाना है, जिसमें बेरोजगारी, महंगाई, गरीबी को दूर करने के लिए, किसानों मजदूरों के सम्मान के लिए और माताओं बहनों की सुरक्षा जैसे कई मुद्दे शामिल है। उन्होंने बताया कि पहला कार्यक्रम जहानाबाद में होगा, उसके बाद नालंदा जिले में कार्यक्रम होगा। तेजस्वी यादव कहते हैं कि यह यात्रा सिर्फ तेजस्वी की यात्रा नहीं है, ये बेरोजगार युवाओं की यात्रा है, ये माताओं बहनों की सुरक्षा और सम्मान की और किसानों के कल्याण की यात्रा है। उत्तराखंड के देहरादून में आज सुबह 5 बजे बादल फट गए। इससे तमसा, कालरी गार्ड, टॉन्स और सहस्त्रधारा नदी में जलस्तर बढ़ गया। सहस्त्रधारा समेत आसपास के इलाके, तपोवन, आईटी पार्क, घंगोरा, घड़ी कैंट इलाकों में पानी भर गया। कई सड़कें बह गई। विकास नगर में टॉन्स नदी में पानी का बहाव अचानक तेज हो गया। इस दौरान मजदूरों से भरी एक ट्रैक्टर ट्रॉली नदी में बह गई। इसमें कई लोगों की मौत हो गई और 4 के लापता होने की भी खबर है। तमसा नदी के किनारे बने टपकेश्वर महादेव मंदिर में पानी भर गया। यहाँ मौजूद दुकानें बह गई। 2 लोग लापता हैं। सहस्त्रधारा में 5 लोगों को बचाया गया है। एसडीआरएफ, एनडीआरएफ और स्थानीय प्रशासन की टीमें राहत और बचाव कार्य में जुटी हुई है। पाकिस्तान के पूर्व क्रिकेटर शाहिद अफरीदी ने बड़ी विवादित बात कही है। भारत अगला इजराइल बनने की कोशिश कर रहा है। उन्होंने मोदी सरकार पर हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलने का आरोप लगाया। एशिया कप में हुए हैंडशेक विवाद पर मंगलवार को एक पाकिस्तानी टीवी चैनल पर अफरीदी ने कहा कि जब तक भाजपा सत्ता में रहेगी तब तक यही राजनीति चलती रहेगी। भारत पाकिस्तान के बीच 14 सितंबर को मैच हुआ था। भारत सरकार 21 अगस्त को भारत पाक मैच कराने की इजाजत दे दी थी। सरकार ने कहा कि मल्टीनेशनल टूर्नामेंट में पाकिस्तान से खेलने पर रोक नहीं है। दोनों देशों में द्विपक्षीय सीरीज नहीं होगी। हालांकि मैच के दिन खिलाड़ियों ने विरोध जताने के लिए हाथ न मिलाने का रास्ता चुना। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने इस पर औपचारिक शिकायत दर्ज कराई थी, जिसे आईसीसी ने खारिज कर दिया। अफरीदी ने आरोप लगाया कि भारतीय क्रिकेटरों को ऊपर से आदेश दिया गया था कि वह पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ न मिलाए। उन्होंने कहा कि सोशल मीडिया पर पहले से ही बहिष्कार अभियान चल रहे थे। लोगों के कारण बीसीसीआई और खिलाड़ियों ने यह कदम उठाया। अफरीदी ने दावा किया कि वह खिलाड़ियों को दोष नहीं देना चाहते।
बल्कि उन्हें इसका आदेश मिला था। कर्नाटक हाई कोर्ट ने मंगलवार को कहा कि किसी विशेष धर्म या आस्था को मानने वाले व्यक्ति को किसी दूसरे धर्म के त्योहारों में शामिल होना संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन नहीं है। हाई कोर्ट ने यह टिप्पणी मैसूर में दशहरा उत्सव के उद्घाटन के लिए बुकर पुरस्कार विजेता बानू मुश्ताक को आमंत्रित किए जाने से जुड़े मामले में की। जस्टिस विभू भाकरू और जस्टिस सीएम जोशी की बेंच ने राज्य सरकार के इस फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। बेंच ने कहा कि संविधान के अनुच्छेद 25 के तहत धर्म का पालन और प्रचार करने के अधिकार को केवल मुश्ताक नामक सेलिब्रिटी को बुलाने तक सीमित नहीं किया जा सकता। 62 साल की बानू मुश्ताक कन्नड़ लेखिका, सामाजिक कार्यकर्ता और किसान आंदोलन और कन्नड़ भाषा आंदोलनों से जुड़ी रही है। मई 2025 में उन्होंने अपनी कहानी संग्रह एडैया हनाटे के लिए इंटरनेशनल बुकर प्राइज जीता है। इस किताब का अंग्रेजी अनुवाद दीपा भस्त ने किया था। राज्य के सिद्धारमैया सरकार ने उनके साहित्यिक और सामाजिक योगदान को देखते हुए इस बार दशहरा का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित किया है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को महाराष्ट्र चुनाव आयोग को निकाय चुनाव में 3 साल की देरी होने पर फटकार लगाई। जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस जय माल्या बागची की बेंच ने निर्देश दिया कि राज्य में सभी स्थानीय निकाय चुनाव 31 जनवरी 2026 तक कराएं। दरअसल महाराष्ट्र में 2022 से जिला परिषद, पंचायत समिति और नगर पालिकाओं के चुनाव ओबीसी आरक्षण विवाद की वजह से नहीं हुए हैं। इससे पहले भी 6 मई को इसी मामले में कोर्ट ने आयोग को 4 हफ्तों के भीतर चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी करने को कहा था। कोर्ट ने कहा कि यह लोकतंत्र के लिए गंभीर मसला है और अब किसी भी हालत में चुनाव टाले नहीं जा सकते हैं। 2022 में होने थे चुनाव, छूट सिर्फ इस बार दी गई है, आगे से कोई बहाना नहीं चलेगा। लोकतंत्र की जड़ें मजबूत करने के लिए समय पर चुनाव बेहद जरूरी है। बेंच ने कहा कि वार्डों का परिसीमन 31 अक्टूबर तक पूरा होना चाहिए। चुनाव कराने के लिए जितनी मशीनें और स्टाफ चाहिए उसकी जानकारी तुरंत राज्य के मुख्य सचिव को दे। शिवसेना नेता संजय राउत केंद्र सरकार पर एक बार फिर से हमला बोला है। उन्होंने बीते दिनों नेपाल में हुए जैन जी प्रदर्शन को लेकर कहा कि जब हम नेपाल का उदाहरण देते हैं तो सरकार को मिर्ची लगती है। हमें माओवादी नक्सलवादी कहा जाता है। उन्होंने कहा कि लेकिन नेपाल को भी शासकों ने इसी तरह लूटा और बाद में विस्फोट हुआ। पत्रकारों से बात करते हुए शिवसेना नेता ने कहा कि वो इस तरह के विरोध प्रदर्शन का समर्थन नहीं करते, लेकिन जनता का धैर्य यहाँ भी टूट रहा है। उन्होंने कहा कि 10 लाख करोड़ का कर्ज और फिर भी इसे महाराष्ट्र को प्रगतिशील राज्य कहा जाता है। उन्होंने आरोप लगाया कि योजनाएं सिर्फ राजनीतिक लाभ के लिए लाई जाती है, आम लोगों को उसका कोई फायदा मिलता नहीं है। संजय राउत ने पीएम मोदी के जन्मदिन को लेकर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 75वां जन्मदिन मना रहे हैं। सरकार कर्ज के पैसों से जश्न मना रही है, इसकी क्या जरूरत है। उन्होंने कहा कि मोदी का जन्मदिन सरकार क्यों मनाए, यह सरकार के पैसों से यह अपराध है, आर्थिक गुनाह है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र कर्ज में डूबा है और ये केक काट रहे हैं। अमेरिकी वित्त मंत्री स्कॉट बेसेंट ने यूरोपीय देशों से भारत और चीन पर 50% से 100% तक टैरिफ लगाने की अपील की है। यह बात उन्होंने ब्लूमबर्ग को दिए एक इंटरव्यू में कही। बेसेंट ने कहा कि रूसी तेल खरीद रोकने के लिए अमेरिका तब तक एक्स्ट्रा टैरिफ नहीं लगाएगा जब तक यूरोपीय देश चीन और भारत पर भारी टैरिफ नहीं लगाते हैं। यूरोप को रूस की ऑयल इनकम रोकने और यूक्रेन में युद्ध खत्म करने में बड़ी भूमिका निभानी होगी। बेसेंट का यह बयान चीन से टिकटॉक को लेकर हुई बातचीत के बाद आया। उन्होंने कहा कि चीन रूस से तेल खरीदने को अपना आंतरिक मामला मानता है। ट्रंप प्रशासन का मानना है कि भारत और चीन रूस से तेल खरीद रहे हैं, जिससे पुतिन को यूक्रेन के खिलाफ जंग जारी रखने में मदद मिल रही है। भारत चीन पर भारी भरकम टैरिफ लगाकर इन्हें रूसी तेल खरीदने से रोका जा सकता है। देश और दुनिया की तमाम फटाफट खबरों में फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।